एंटीवायरस के बारे में जो बता रहा था कि एंटीवायरस ये सिर्फ उन्हीं फाइल को इंस्पेक्ट कर रहा है जो फायरवॉल के थ्रू आ रहा है या जा रहा है। तो अगर किसी कंप्यूटर में कोई यूएसबी मीडिया लग गया, लैन से कोई प्रोपोगेट हो गया वायरस, या अगर लेट्स से ईमेल पे कुछ आया और यूजर ने या अगर मान लेते हैं 1% अगर फायरवॉल बाईपास हो गया, नहीं आ पाया, तो हो सकता है स्प्रेड हो जाए। अदरवाइज यूजुअली जो फायरवॉल के थ्रू अपलोड या डाउनलोड होगा फाइल, वो फायरवॉल चेक करेगा कि उस फाइल के अंदर सिग्नेचर किसी वायरस का तो नहीं है, मतलब सिग्नेचर में उसका कोई ट्रेल तो नहीं दिख रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं दिख रहा है, वो चेक कर लेता है। तो बहुत इफेक्टिव तो नहीं कह सकते हैं, बट ठीक है, चूंकि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं। यूटीएम वाला कॉन्सेप्ट है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, सो ये इन्होंने फीचर यहाँ पे डाल रखा है। ऐसी जो तो यूजुअली हम लोग एंटीवायरस में जो डिफॉल्ट होता है उसको भी कई बार यूज कर लेते हैं। ऐसी जो वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन है, इसमें भी यूजुअली हम लोग क्रिएट अपना नहीं करते हैं वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, ये हम लोग जो बिल्ट इन प्रोफाइल है उसी को यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये है क्या वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन? वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन मींस लाइक दिस कि अगर मेरे पास ये फायरवॉल है और यहाँ पे मेरे कुछ इंटरनल सर्वर्स हैं, ये और लेट्स से कुछ विंडोज सर्वर है मेरे पास, IIS विंडोज का, में भी कोई जावा बेस कुछ चल रहा है, एडोबी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ हार्डवेयर्स हो सकते हैं। तो होता है क्या, हर एक में कुछ ना कुछ बग्स आगे चल के पता लगता है कि इसके अंदर ये बग है, या इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है, या इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटीज हैं। तो ये वेंडर क्या करते हैं, रेगुलरली उसका कोई ना कोई पैच या हार्ड फिक्सेस रिलीज करते रहते हैं, या कुछ अपडेट, फर्मवेयर अपडेट करने के लिए बोलेंगे, कुछ ना कुछ इनके रिलीज होते रहते हैं। एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक वी शुड ऑलवेज at regular interval of time we should we should download hard fixes or patches, and we should install those patches in order to overcome from like well-known vulnerabilities, because well-known vulnerabilities can be exploited by the attacker or by the hacker, because जो vulnerabilities होती हैं वो public domain पे होता है। बहुत सारे इवन एक साइट है exploit DB करके, अब बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं कि ये लोग रिलीज भी करते रहते हैं कि ये नोन बग्स या वल्नरेबिलिटीज हैं। तो जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज होते हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो उसका एक सोल्यूशन यही होता है कि हम लोग रेगुलर उसके ऊपर अपडेट या हार्ड फिक्सेस चलाते रहें। बट लेट्स से कि अगर पीछे हमारे कुछ सर्वर्स हैं जो वल्नरेबल हैं, वल्नरेबिलिटीज है, और यहाँ से कोई इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू द फायरवॉल, इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हमारे ये अपडेटेड नहीं है, पैच मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर, लेकिन फायरवॉल को अगर पता है ये जो बाहर का बंदा है ये जो रिक्वेस्ट भेज रहा है ये कहीं ना कहीं जो वेल नोन वल्नरेबिलिटीज है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो फायरवॉल अपने एंड पे उसको यहीं पे ड्रॉप कर देगा उसको। मतलब इस क्लाइंट के का जो एक्सप्लॉइटेशन करने का जो एक इंटेंशन है वो यहीं पे फेल हो जाएगा, फायरवॉल एंड पे हो जाएगा। बट फॉर दैट वी नीड टू एसोसिएट वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन। अब सवाल उठता है फायरवॉल को कैसे पता चलेगा कि एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का ये कोई रिक्वेस्ट है या कोई जेन्युइन रिक्वेस्ट है। सो हाउ फायरवॉल विल डिस्टिंग्विश? सो फॉर दैट फायरवॉल हैज इवन लाइक कंप्लीट डेटाबेस ऑफ वेल नोन वल्नरेबिलिटीज। जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनका कंप्लीट इसके पास एक डेटाबेस है, और इसीलिए जो आज हम लोग बात कर रहे हैं इस कंटेंट आईडी के लिए आपके फायरवॉल के पास एक्टिव लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली चेंज होता रहता है। आजकल को विंडोज़ की कुछ नई वल्नरेबिलिटी पता लग गया तो वो फायरवॉल के डेटाबेस में होना चाहिए, कुछ नया वायरस आ गया वो फायरवॉल के डेटाबेस में होना चाहिए। तो एक तो आपके पास एक्टिव लाइसेंस होना चाहिए थ्रेट प्रिवेंशन का, प्लस आप इसको शेड्यूल कर दें कि हर 1 घंटे में या हर 4 घंटे में ये पालो अल्टो के जो सर्वर्स हैं जहाँ पे सिग्नेचर्स पड़ा होता है वहाँ से ये पहले सारा नया डेटाबेस डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर ले, या हम मैनुअल करें या शेड्यूल करें उसको, लेकिन हमें अपने फायरवॉल को भी लगातार अपडेट चलाते रहना पड़ेगा। तो हालांकि पालो अल्टो में डायनामिक अपडेट का ऑप्शन होता है, तो अगर डायनामिक अपडेट है और हम लोग ने शेड्यूल कर रखा है
इनेबल कर रखा है तो एटलीस्ट ये सिंक करके डाउनलोड कर लेगा और फिर इंस्टॉलेशन हम मैनुअल अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको। और किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में फायरवॉल रिबूट की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कोई लाइव नेट या प्रोडक्शन नेटवर्क में भी कोई ऐसा चैलेंज नहीं है कि फायरवॉल विल आस्क अबाउट रिबूट की जरूरत नहीं है। सो अगेन अ गुड प्रोफाइल टू एसोसिएट विद व्हिच इज वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल। इसके अलावा चौथा प्रोफाइल कौन सा है? फाइल ब्लॉकिंग। फाइल ब्लॉकिंग में फॉर एग्जांपल जैसे आप चाहते हैं कि जो exe फाइल है या pdf है या zip फाइल या 7-zip फाइल, जो भी एक्सटेंशंस हैं इस तरीके के, p फाइल, str फाइल एक्सटेंशन एक्सेट्रा, इनको आप अगर अलाउ या ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं, अलाउ या ब्लॉक। और डायरेक्शन भी ऑप्शन होगा। डायरेक्शन में अपलोड या डाउनलोड या बोथ, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे यहाँ पे। तो ये हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। तो हम लोग किसी भी इस तरीके के फाइल टाइप को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे cisco.com ओपन हो बट यूजर्स शुड नॉट बी एबल टू डाउनलोड और ओपन एनी pdf, तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यूजर्स कोई भी पर्टिकुलर फाइल एक्सटेंशन, क्योंकि नॉर्मली कुछ जैसे exe होता है खतरनाक होता है, काफी वायरसेस इसी में होते हैं एक्जीक्यूटेबल फाइल में, str फाइल भी मैक्सिमम वायरस होता है, p भी काफी डेंजरस फाइल होता है। तो कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं जो वैसे भी डेंजरस होते हैं और मे बी एज पर योर कंपनी पॉलिसी आप सर्टेन फाइल, जैसे गवर्नमेंट की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो आप कोई अटैच भी भेजो तो डॉक फाइल या टेक्स्ट फाइल आप भेज ही नहीं सकते। दे ओनली एक्सेप्ट टेक्स्ट फाइल। जो नोटपैड में हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं सिर्फ वो अटैचमेंट वो अलाउ करते हैं बस, क्योंकि इसमें वायरस होने के चांसेस कम होते हैं। एमएस वर्ड की जो फाइल है वो वायरस इन्फेक्टेड हो सकता है, और ये जो टेक्स्ट फाइल होता है इसमें इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो ये यूजली वायरसेस नहीं होते हैं, क्योंकि सिंपली एक फ्लैट फाइल होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है नोटपैड जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ। तो कई सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि अगर आप उनको अटैच करके भेज रहे हो डॉक या कोई और फाइल तो वो स्ट्रिप डाउन हो जाता है, मेल चली जाएगी, अटैचमेंट नहीं जाएगा। और कई लोग तो वार्निंग में लिख भी देते हैं कि ओनली टेक्स्ट फाइल्स आर लाइक अलाउड, तो उसको भी हम लोग वहाँ से भी इस तरीके से कर सकते हैं। पांचवा एक फीचर होता है इसके अंदर, अच्छा फीचर है एंटी स्पाईवेयर का। एंटी स्पाईवेयर ये बेसिकली काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करता है। एंटी स्पाईवेयर जैसे कि एडवेयर जो होते हैं या की लॉगर जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, या कोई P2P एप्लीकेशंस हैं, P2P कम्युनिकेशंस, और स्पाईवेयर इटसेल्फ जो स्पाईवेयर खुद अपने आप में जो होते हैं, ये सारे इस तरह के जो अटैक स्पाईवेयर होते हैं, स्पाईवेयर इनको कंट्रोल करने के लिए एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल हम लोग एसोसिएट करते हैं। और इसमें बड़ा एक और अच्छा फीचर है DNS सिंक होल बोलते हैं इसको, सिंक होलिंग। ये क्या होता है कि जैसे कोई यूजर के पास ईमेल का लिंक आया, ईमेल लिंक आया जैसे, और मेल में आया, और ईमेल लिंक में लिखा हुआ है कुछ http:// और जैसे abc123 ef something.com या कुछ मिलता जुलता ही साइट, जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है सपोज .com and then some other like stuff here, कुछ और भी यहाँ पे 123 dot या default .asp या something like कुछ भी ऐसा लिखा हुआ मान लेते हैं। अब और ये फर्स्ट प्लेस पे फायरवॉल इसको आने दिया, मतलब नहीं इसको इंस्पेक्ट कर पाया, मेल में जस्ट एक लिंक था ईमेल का। अब यूजर क्या करेगा, और उस पे यूजर को कहा गया कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें इन ऑर्डर टू अपडेट आधार कार्ड विथ योर ICICI बैंक अकाउंट नंबर, एंड एग्जैक्टली इट्स नॉट ICICI, ये ICICI और बल्कि और कैपिटल में तो और मुश्किल हो जाता है, या ये तो ICICI ही लिख दिया मैंने, सॉरी मैं ये लिखना चाह रहा था। तो और अगर सारा कैपिटल लिखा हो तब तो और कंफ्यूजन हो सकता है अगर कोई ध्यान नहीं दे तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बस बात होती है आई और एल में कई बार ऐसा फर्क होता है कि वो यूजुअली पता नहीं लग पाता है। और अगर
किसी ने नोटिस नहीं किया और जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो वो मशीन कंप्रोमाइज हो सकता है। तो वहाँ पर एक डीएनएस सिंक होल का फीचर होता है। वो क्या होता है कि अगर बीच में फायरवॉल है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब हुआ क्या कि ये हम लोग का पालो अल्टो फायरवॉल है और ये एक क्लाइंट या यूजर बैठा हुआ है एंड इज द ईमेल लिंक राइट, एंड ही हैज बीन आस्क्ड टू क्लिक ऑन दिस लिंक टू अपडेट हिज आधार कार्ड विद द बैंक और maybe some other important information like, और जैसे इसने इसके ऊपर क्लिक किया साइट खोलने के लिए, और अगर ये साइट खुल गया मान लेते हैं, तो ये तो कोई अटैकर होगा जो इंटरनेट पे कहीं बैठा हुआ है, इसका अपना डोमेन है, ये डोमेन मलिशियस डोमेन है, इस मलिशियस डोमेन। सो इट मीन्स अगर इसने क्लिक कर दिया, इट मीन्स हो सकता है उस टाइम इसको इफेक्ट नजर ना आया, बट ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर कंप्रोमाइज हो गया। So maybe after 1 month, 2 month or maybe like spyware इसके ऊपर था या कुछ और था, और वो धीरे धीरे उसका कभी हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो जो बाद में भी पता लग सकता है, या कुछ और डैमेज भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका भी कोई पालो अल्टो फायरवॉल के पास सोल्यूशन है इस चीज को कंट्रोल करने का, कि एक्सीडेंटली और बाय मिस्टेक और समहाउ इफ यूजर्स clicks on this false link, so can this firewall protect? Yes, कैसे? अगर firewall को पता लग गया, if firewall knows that this domain like ICICI is not exactly ICICIbank.com, it's a malicious domain because it's L not I, so if firewall understand that it's a malicious domain, so what would happen then? DNS query request, because like if you type any URL or website name, let's say abc.com, so the very first step is what? Resolving domain name to IP address. So first request is DNS query request. So client will send a DNS query packet. Please get me IP address of abc.com, and to whom this query will be sent to DNS server. Maybe open DNS server like 888. Google DNS server or Open DNS server, or maybe ISP DNS server, any DNS server. So the first request is DNS query packet in order to have IP address against this domain name, right? And once computer obtains IP address of the domain name, then TCP three-way handshake, and then HTTP request, and then finally HTTP reply. It means even in order to establish TCP connection, three-way handshake, first user or client machine needs to have IP address of that domain name. So what if firewall doesn't allow this DNS query to go through the firewall, and rather than this, if firewall provides a fake IP address, unusable IP address, firewall itself, right, to the client. So in this way, client machine can be stopped reaching out this malicious domain। क्योंकि हुआ क्या, मैं दोबारा समझाता हूँ थोड़ा सा, कि क्लाइंट ने डीएनएस रिक्वेस्ट भेजा, सॉरी क्लाइंट है मलेशियस डोमेन के लिए रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट फायरवॉल के पास गया, फायरवॉल ने देखा कि ये तो गड़बड़ है, कुछ डोमेन नेम ऐसा है कुछ, तो इट्स नॉट ICICIbank.com। इसके अगर डाटाबेस में है सिग्नेचर से मलेशियस डोमेन के, और वो होते हैं, और हम लोग एक्सटर्नल लिस्ट भी डाल सकते हैं इसके अंदर फायरवॉल के अंदर, तो जितने वेल नोन इस टाइम वर्ल्ड वाइड जितने ऐसे डोमेन होंगे जिससे अटैक हो रहा है, स्पैम मेलिंग भेजी जा रही है, लोगों को लॉटरी जितवा के पैसे ऐंठे जा रहे हैं, तो उन सारे डोमेन का अगर इसके पास लिस्ट है फायरवॉल के पास, तो जैसे ये डीएनएस क्वेरी जाए और फायरवॉल इसको प्रॉपर इंस्पेक्ट करे कि डीएनएस क्वेरी में किस डोमेन का आईपी चाहिए इसको, और फिर ये लिस्ट चेक करे अपना कि अच्छा ये डीएनएस तो मलेशियस डोमेन है, तो इस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करने के बजाय ये अपने पास से एक आईपी दे दे कि अच्छा तुम्हें इसका आईपी चाहिए था, ये लो आईपी एड्रेस 127.0.0.1 और मे बी 10.0.0.1। ये आईपीज रियल के सर्वर के आईपीज नहीं है, ये तो हम लोग यहाँ सेट करेंगे डीएनएस सिंक होल आईपी। सिंक होल इसीलिए बोल रहे हैं। अब क्या होगा जब इसका रिक्वेस्ट आएगा 10.0.0.1 पे, तो इट्स नॉट पब्लिक आईपी एड्रेस, ये डेस्टिनेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये रियल का आईपी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर वो क्वेरी आएगा, यहाँ हम लोग पॉलिसी बना के उसको ड्रॉप करा देंगे, तो ड्रॉप करा देंगे तो हमें पता भी लग जाएगा कि ट्रैफिक डेस्टिन टू 10.0.0.1 मींस पहले वो कहीं ना कहीं उसके बाद लिंक आया होगा, क्लिक किया तो अभी तो उसको ये फर्जी आईपी मिला। तो इस तरीके से
दोनों चीज हो जाएगा हमारे पास। एक तो लॉग बुक जनरेट हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हमारे इंटरनल कितने यूजर्स हैं जो कंप्रोमाइज हो सकते हैं या हुए पड़े हैं या होने वाले थे, जिनको हमने बचाया और उनको हम बचा भी रहे एक तरीके से। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसको हम लोग डीएनएस सिंक होल बोलते हैं, और ये हम लोग सिंक होल आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सिंक होल में हम आईपी दें, हम ड्रॉप भी करा सकते हैं। बट अगेन फॉर दिस फायरवॉल मस्ट हैव लिस्टिंग ऑफ मलेशियस डोमेन्स। जो मलेशियस डोमेन्स हैं जिससे फिशिंग अटैक हो रहा है, उसकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए, और वो लिस्ट इसके पास होता है। और एक ये तो हम लोग आगे देख लेंगे डिटेल में, एक वाइल्ड फायर एनालिसिस है। ये मैंने बताया था कि 0 डे अटैक से प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक क्लाउड है पालो अल्टो का, इसका भी मैं एक बार लैब में दिखाऊंगा आपको कि अगर कोई ऐसा फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से जिसका सिग्नेचर इसके पास नहीं है या नहीं ये रीड कर पाया, तो उस केस में ये अपने पब्लिक क्लाउड पे फॉरवर्ड कर देता है वाइल्ड फायर एनालिसिस के लिए, और वहां से एक वर्डिक्ट आ जाता है। वर्डिक्ट में लिखा होगा कि ये फाइल मैलिशियस है या नहीं है, और उससे ये फायदा होता है कि उसके भी पे लोग अपना सिग्नेचर फटाफट तैयार कर देते हैं उस नए अटैक का, और एटलीस्ट जो बाकी और इनके क्लाइंट या कस्टमर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन और है, हालांकि ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, और डेटा फिल्टरिंग बोलते हैं, बट इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव डेटा फिल्टरिंग। बट डेटा फिल्टरिंग का पर्पज यही होता है कि जैसे अगर कोई अपनी फाइल में किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर सेंड कर रहा है, या यूएस का जो सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिफायर नंबर है, तो वो अगर शेयर कर रहा है किसी को, तो एटसेट्रा। तो हालांकि यही 2 प्री डिफाइंड पैटर्न होते हैं। पालो अल्टो में ये बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है, ये बाकी वेंडर में अच्छा है, और उसको हम लोग डीएलपी बोलते हैं बाकी वेंडर्स में, और विच स्टैंड फॉर डेटा लॉस प्रिवेंशन। तो पालो अल्टो में छोटा सा इन्होंने दे दिया है, बट पालो अल्टो का कोई एक यूनिक फीचर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्री डिफाइंड पैटर्न नहीं होते हैं। लेकिन जो बाकी हैं चेक पॉइंट या जो अच्छे और फायरवॉल्स हैं, उसमें ये फीचर अच्छा है डीएलपी का। उसमें हम लोग प्रॉपर पॉलिसी लगा लेते हैं कि इवन मतलब किसी बंदे का स्लिप, किसी का कुछ और मेडिकल, उसकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेल में, वर्ड में, किसी भी फाइल में आप फायरवॉल के थ्रू एटलीस्ट किसी को मेल पे या किसी भी तरीके से एफटीपी पे कहीं पे भी अपलोड नहीं कर सकते, अपना सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक डीएलपी का कॉन्सेप्ट होता है, पालो अल्टो में इसको डेटा फिल्टरिंग बोलते हैं। सो टोटल देयर आर 7 सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, 7। पहला यूआरएल फिल्टरिंग था और 6 और ये हो गए। तो ये हम लोग एसोसिएट करेंगे। तो अब कोई डाउट है तो अब आप इसके ऊपर एक बार पूछ लो। और बाकी तो ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये तो मैंने फिर भी थ्योरी थोड़ा समझा दिया। अदरवाइज ये सारा जो पूरा प्रोफाइल है ना, ये सारा लैब का पार्ट है मोटे तौर पे। कैसे इसको करेंगे एक एक अप्लाई करके हम लोग ये देखेंगे लैब में।